नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात जश्न आजादी की। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर तिरंगे के रंगों में रंग जाती है, लेकिन इस बार जश्न आजादी के मौके पर राजधानी के आसमान पर एक और रंग नजर आएगा। वो रंग है शौर्य का, रंग है साहस का, वो रंग है सिंदूर का। इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर मेड इन इंडिया 105 mm लाइट फील्ड गन्स की गर्जना सुनाई देगी। ये वही गन्स हैं जिनके वार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान थर्रा उठा था। अब वही मेड इन इंडिया गन्स तिरंगे की शान में 21 तोपों की सलामी देंगी। बता दें, आजादी के मौके पर ही ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जश्न आजादी पर 21 तोपों की सिंदूरी सलामी के लिए सेना की सेरेमोनियल बैटरी ने तैयारी शुरू कर दी है। जब भारत अपनी आजादी का उत्सव मनाएगा, जब धरती से लेकर आसमान तक तिरंगे के रंग में रंगे होंगे, जब हिंदुस्तान अपने होने की तारीख का सबसे बड़ा जश्न मनाएगा, तब तिरंगे के सम्मान में दी जाएगी वो सलामी जिसका सिंदूरी रंग हिंदुस्तान के माथे पर गर्व का तिलक बन चुका है। यूं तो हर 15 अगस्त पर लाल किले पर तिरंगा फहराए जाने के बाद 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है, लेकिन अब की बार इस परंपरा में एक खास अध्याय जुड़ने वाला है। अब की बार 15 अगस्त के जश्न में लाल किले पर मेड इन इंडिया 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। ये वही गन्स हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। वो तोपें जिनके प्रहार से पाकिस्तान के हौसले पस्त पड़ गए थे, वो तोपें जिनके प्रहार से पाकिस्तान थर्रा उठा था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं लाल किले के प्राचीर से जब तिरंगा फहराएगा उस वक्त राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी होगी, जो देश के लिए सबसे गौरवशाली पल होता है और सबसे गरिमामयी सैल्यूट माना जाता है। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हैं जो स्वदेशी हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीमा पर तैनात किया गया और इन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हल्की हैं, इनका डिप्लॉयमेंट आसान है और यहाँ जो सेरेमोनियल बैटरी है जिसे ख़ास तौर पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयार किया गया है, उसकी 8 लाइट फील्ड गन्स को यहाँ पर इस अभ्यास में लगाया गया है। लगातार तैयारियां चल रही हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए और इस बार बहुत ही अहम होगा स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे होंगे। तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ किस तरह से भारत के हथियार लगातार अपनी क्षमताएं दिखा रहे हैं, अपना कौशल दिखा रहे हैं और भारत के हथियारों के साथ साथ भारत की सैन्य शक्ति लगातार किस तरह से अपने आप को हर बार परखती है और हर बार दुश्मन पर हम भारी पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम ड्रिल जो यहाँ लाल किले पर शुरू हो रही है, जिसमें 21 तोपों की सलामी होगी और उससे पहले जो फायर लोडिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा चुकी है। जैसे ही अब कमांड मिलेगी वैसे ही यहाँ पर फायरिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो 21 तोपों की सलामी के लिए
कई हफ्तों से ये सेरेमोनियल बैटरी अभ्यास कर रही है और जिसका नमूना हम भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अब 21 तोपों की सलामी में फायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 21 तोपों की सलामी की फायरिंग यहाँ पर शुरू हो रही है। ये एक कमांड है जो यहाँ पर पास की जा रही है और उस कमांड के साथ ही जो तोपें हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, 8 लाइट फील्ड गन्स हैं जिन्हें यहाँ पर 21 तोपों की सलामी की खास सेरेमनी के लिए रखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह फायरिंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रगान के साथ साथ ये फायरिंग और ये जो धमक है उसके हथियारों की धमक है, किस तरह एक कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर आप देखिए 8 तोपें हैं और 2 सेकंड के अंदर हर तोप फायर कर रही है, उसी में लोडिंग की प्रक्रिया है और 8 तोपों में तोपें 2 तो कुछ तोपें 3 फायर करेंगी। तो ये जो है, ये जो स्किल है, ये जो कोऑर्डिनेशन है बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये अभ्यास यहाँ पर चल रहा है तो पूरा देश इन तोपों की गर्जना से गर्व के साथ रहा है। एक तरफ लाल किले पर दूसरी तरफ यहाँ पर सलामी है और के साथ इन तोपों की सलामी का जो एक सुंदर कोऑर्डिनेशन है वो वाकई में बेहद अहम है। साल 2022 तक 15 अगस्त के जश्न में ब्रिटिश 25 पाउंडर गन से सलामी देने की परंपरा थी। 2022 में पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी में 6 ब्रिटिश पाउंडर गन्स के साथ मेड इन इंडिया हॉवित्जर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2023 से सलामी के लिए ब्रिटिश 25 पाउंडर गन्स की जगह सिर्फ स्वदेशी तोपों का ही इस्तेमाल होने लगा। कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भी ब्रिटिश 25 पाउंडर की जगह स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन बैटरी से ही सलामी दी जाती है। इसके अलावा जितने भी राजकीय मेहमान भारत आते हैं उनके सम्मान में दी जाने वाली सलामी भी अब 105 mm लाइट फील्ड गन से ही दी जाती है। लेकिन अब की बार जब ये तोप तिरंगे की शान में सलामी देगी तब राजधानी के आसमान में इसकी गूंज के साथ साथ मेक इन इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर का जय घोष भी सुनाई देगा। अगर 105 mm लाइट फील्ड गन्स की बात की जाए तो इनकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में तो दिखाई ही दी और उससे पहले भी तमाम दशकों तक लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर इन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट्स के साथ अपनी क्षमताओं को दिखाया और दुश्मन को नष्ट किया। 105 mm लाइट फील्ड गन की रेंज 17 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1 मिनट में 6 राउंड फायर करती है और यहाँ पर आप जब इनकी गर्जना सुनते हैं तो वाकई में लगता है कि भारत अपने हथियारों के दमखम के साथ लगातार मजबूत होता जा रहा है। अपना शौर्य और क्षमताओं के साथ पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में अग्रणी सेना भारत बनता जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना की तोपों का स्वाद कारगिल के दौरान अच्छे से चखा था, लेकिन पाक सेना लंबे समय से इसका स्वाद भूल चुकी थी। ऐसे में पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शत्रु को फिर से वही स्वाद चखाया गया। भारत की सीमाओं पर तैनात 105 mm कैलिबर इंडियन फील्ड गन्स ने इतने गोले दागे कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया गया। कारण यह रहा कि जिस टेरेन में हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, जो कश्मीर के क्षेत्र और वहाँ से हम पाकिस्तान के क्षेत्रों पर हमें आक्रमण करना था और हमें नज़र रखनी थी, उस क्षेत्र के लिए लाइट फील्ड गन एक बेहतरीन गन है क्योंकि ये हल्के वजन का है, इसे आराम से ले जा सकते हैं और इसका जो रेंज है 17 से 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर तक का जो भी रेंज है, इसमें आप आसानी से दुश्मन के बंकर को नष्ट कर सकते हैं। 105 mm लाइट फील्ड गन वास्तव में इंडियन फील्ड गन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये वजन में इंडियन फील्ड गन से लगभग 1000 किलो हल्की हैं। ये पहली ऐसी स्वदेशी तोप है जिनकी मारक क्षमता 17 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
ये हर मिनट 6 राउंड फायर करने में सक्षम है। लाइट फील्ड गन को 1982 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने विकसित किया था। ये तब से देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वजन में हल्की होने के चलते इन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया में आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये गन्स पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तैनात की गई हैं। हमारे पहले से चले आ रहे 105 mm लाइट फील्ड गन जो है, उनकी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कई युद्धों में, और इनका सबसे बेहतर यूज़ हम उन पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं, उन स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन के ऐसे बॉर्डर हो गए, जहां पर इसे आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्का वजन का होता है और इसे हम हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जा सकते हैं। अब बात आती है, इसमें 5-6 ऐसे सैनिक लगते हैं जो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और इसे आराम से हम दुश्मन देशों की तरफ फायर कर सकते हैं, जिसमें 18 से 20 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। भारतीय सेना को ताकत देने वाले इस अचूक अस्त्र की तमाम खूबियां इसे शत्रु का काल बनाती हैं। जश्न आजादी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के मौके पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में इस गन से सलामी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व और खुशी की बात है। 105 mm गन्स यहाँ पर अभ्यास करेंगी। तो जब 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है, उस वक्त 21 तोपों की सलामी होती है। तो गजब का कोऑर्डिनेशन, कौशल, प्रिसिशन यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके लिए लगातार अभ्यास किया जाता है। और उसी अभ्यास का परिणाम होता है कि बिना किसी गलती, बिना किसी चूक के यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और जब ये सलामी होती है तो हर भारतवासी गर्व करता है अपनी सेना के शौर्य पर, उनके साहस पर, और उन सभी योद्धाओं पर जो देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली से। भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस का मौका, हर राष्ट्र पर्व पर 21 तोपों की सलामी की परंपरा रही है। हर साल 21 तोपों को लगभग 2.5 सेकंड्स के अंतराल पर फायर किया जाता है और राष्ट्रीय गान के पूरे 52 सेकंड्स तक ये तोपें गरजती हैं। आपको बताते हैं कि भारत में ये परंपरा कैसे शुरू हुई और सलामी के लिए 21 के आंकड़े को ही आखिर चुना क्यों गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम होता था, यानी किस खास व्यक्ति को कितनी तोपों की सलामी दी जानी है, ये पहले से तय किया जाना था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे देश के राजाओं को 21 या 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन कुछ साल के बाद ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की होनी चाहिए। ये मानक तय होने के बाद स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सलामी का मानक भले ही 21 तोपों पर तय कर दिया गया था, लेकिन आजादी से पहले भारत में राजाओं और रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और आजादी के बाद खास मौकों पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में सलामी दी जाने लगी। तोपों की सलामी का इतिहास भले ही सदियों पुराना है, लेकिन इसमें नया अध्याय तब जुड़ा जब सलामी के लिए भारत में बनी तोपों का इस्तेमाल होने लगा। देश के जश्न में देश की आर्टिलरी पावर की झलक दिखाई देने लगी। वाकई किसी भी देश की सेना का बहुत बड़ा एसेट होता है उसकी आर्टिलरी। भारत की आर्टिलरी पावर का आज दुनिया में बोलबाला है। हाल ही के सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी जमीन पर रक्षा उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया, हैरानी की बात नहीं है कि गुजरते वक्त के साथ हमारा आयुध भंडार स्वदेशी आर्टिलरी से लैस होता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आर्टिलरी के निर्माण और इस्तेमाल की ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई थी? इस कहानी को जानने के लिए आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के देवलाली में मौजूद उस म्यूजियम में, जहां भारतीय आर्टिलरी का 5 सदी पुराना इतिहास दर्ज है। Number 2 gun target, fire by order, 1 round, gunfire, shot, ready, run, turn up, crack, 1, 6, 4, 2, 3, 80, target, 2 up, come on, run, turn up, crack, fire. युद्ध जहां हर कदम आर पार का निर्णय है, जहां हर बार निर्णायक हो ये लक्ष्य है,
जहां जीत ही विकल्प है। अपने अचूक निशाने से जो करते हैं दुश्मन का सर्वनाश, अपनी असीमित ताकत से जो करते हैं देश की जय निश्चित, वो हैं युद्ध के देवता। आंखों से ओझल लेकिन वार में सटीक, टारगेट से मीलों दूर पर निशाना अचूक। ये भारतीय सेना का वो अंग है जो तय करता है दुश्मन के ऊपर हमारा दबदबा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। जब जब भारत के दुश्मनों ने देश के खिलाफ गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी पार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, 1999 का कारगिल वार हो या फिर सीजफायर का उल्लंघन करने वाले दुश्मन, साजिश के हटाने बाने को हिंदुस्तान की तोपों ने राख में मिला दिया। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई दी है। जब जब भारत की तोपों ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया, दुश्मन की धरती खाक में तब्दील हो गई। भारतीय सेना में आर्टिलरी की भूमिका और इसके इतिहास को समझना हो तो उसके लिए महाराष्ट्र के देवलाली में मौजूद आर्टिलरी म्यूजियम से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं। ये देखिए, यहाँ पर पूरे देश के आर्टिलरी का इतिहास एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो जो पहला रिकॉर्डेड आर्टिलरी का इस्तेमाल है भारत में वो 1368 का, जब विजयनगर किंगडम के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी, उस समय उसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहाँ जो हम सबसे पुराना देख रहे हैं ये 1545 के आसपास का ये गन है। जी एग्जैक्टली। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली आर्टिलरी हमेशा से आगे अग्रसर एडवांस होती रही है। तो अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू इस पार्क में देंगे, जिस पार्क का नाम गन्स टू दी एजेस है, जिसमें मेजर गन सिस्टम कैसे इवॉल्व है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो शुरुआती गन्स हैं जो यहाँ लगी हैं ये ब्रास की बनी हुई हैं, जो एक तरह से अष्ट धातु का कॉम्बिनेशन रहता था। और शुरुआती गनें बिल्कुल सिंपल होती, जिसमें एक पत्थर का या धातु का गोला रहता था और वो फायर होती थी। जैसे जैसे थोड़ा एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो हमारे पास पत्थर वाले रहे होंगे या बारूद वाले रहे होंगे? एक्चुअली इसमें पत्थर फायर होता है और उसको फायर करने के लिए जो पीछे से प्रोपल्शन जो धक्का होता है वो बारूद से जाता है। आज के टाइम में थोड़ा सिस्टम अलग है। अभी जो शेल आगे जाता है टारगेट पे गिरने के लिए, उसमें भी बारूद होता है, परंतु पहले वो एक पत्थर की मतलब दूर तक तीर फेंकने जैसा आसान तरीका ये ईजाद किया गया था। अब जैसे जब मैंने आपको बताया कि ब्रास के बाद में आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आया, तो कास्ट मेटल के इक्विपमेंट आए जो मराठा फोर्सेस के पास भी थे और ब्रिटिश फोर्सेस के पास भी थे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट उसमें सिस्टम आया वो था कि नॉर्मल माउंटेड गन कैरीज के बाद में कॉम्प्लिकेटेड गन सिस्टम्स आए, जिसमें टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उसमें रिग्रुपेटर्स का ऑप्शन था, उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स का ऑप्शन था, तो वो निचले साइड में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप खड़े होकर देखें तो आपको भारत के आर्टिलरी के डेवलपमेंट का 500 साल का इतिहास एक ही जगह पे 16वीं सदी से स्टार्ट करते हुए 21वीं सदी तक का सिस्टम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यानी ये ब्रॉन्ज एक तरह से कहें, जो आप कहते हैं कि जो प्योर वाले वो होते थे, कुछ वो नहीं उधर हैं। जी हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉन्ज वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में बनते थे, क्योंकि इसमें गन जब फायर होती है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो बट ये मतलब इसमें अंदर ग्रूव्स नहीं होते थे, तो गन्स का गोला उतनी एक्यूरेसी से नहीं जाता था। तो जैसे जैसे आर्टिलरी और जैसे हमारा आर्मामेंट इम्प्रूव हुआ, तो उसकी जर्नी यहाँ पे आपको पूरे पार्क में विजिबल है। ये लगभग 5 सदियों का आर्टिलरी का इतिहास है, लेकिन 20वीं सदी में भारत की आर्टिलरी के इतिहास को देखने के लिए इस म्यूजियम के भीतर इसके मुख्य भवन में जाना होगा। जो सुनहरा वक्त है वो शुरू हुआ है 1918 से भारत के आर्टिलरी के इतिहास का। जब जैसे जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी है ये 1918 में भारत में जब अंग्रेज़ों के अधीन था तब इसकी स्थापना की गई, और शुरुआत में ये कोयटा नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। वहाँ से 4 साल बाद इसको काकुल मूव किया गया, अगेन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, एंड फाइनली 1940 में स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में पहुँची। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इतनी बड़ी स्कूल और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट को यहाँ पहुँचने में टोटल 1 ट्रेन का सफ़र लगा,
वही हम तस्वीरें यहाँ पर देख भी रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ये ट्रेन की तस्वीर भी है यहाँ पर, और जाहिर है जो भारी भरकम इक्विपमेंट्स तो रहे ही, तो कैसे लाया गया था सबको? एक्चुअली आर्टिलरी उस टाइम के इक्विपमेंट हमारे पास बहुत लिमिटेड थे, बिकॉज आर्टिलरी एक इतना इंपॉर्टेंट आर्म है जिसके लिए उस वक्त में जो ब्रिटिश सेनाएं थी उन्होंने भारतीय ट्रूप्स पे कभी भरोसा नहीं किया कि इतना ज़रूरी आर्म उनको दिया जाए। इसीलिए जब वहाँ से मूव हुआ तो उसमें मैक्सिमम ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश जवान ही थे, और इंडियन ट्रूप्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी हद तक कम थी। इसलिए एक ट्रेन के लोड में पूरा वो यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वो ट्रेन एक्सटेंडेड ट्रेन थी क्योंकि उसमें 2 इंजन लगाए गए थे। तो जैसे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं उस टाइम की जो जीवन शैली थी, जिसमें ट्रेनों में बाथरूम और रनिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो ट्रेन जहाँ रुकती थी वहाँ पर शेविंग का फौज थी तो शेविंग होना है। वो तो लड़ाई के बीच में भी शेविंग आपको करनी पड़ेगी, तो डिसिप्लिन, तो इसी वजह से वो एक फ़ोटोग्राफ हमें काफ़ी आइकॉनिक लगी, वो हमने इसमें म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया है। एक्चुअली स्कूल ऑफ आर्टिलरी जब इंडिया में 1940 में पहुंची तो उस टाइम तक वो एक शुरुआती स्टेजेस में ही थी, क्योंकि उस टाइम तक भी आर्टिलरी को इंडियन ट्रूप्स को सिखाने का उनकी इंटेंशन कभी अंग्रेज़ी सरकार की रही नहीं। लेकिन स्कूल ऑफ आर्टिलरी जब देवलाली यहाँ पहुंची उसके बाद में जो इसका सुनहरा युग स्टार्ट हुआ, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे, जिसमें से एक माइलस्टोन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे फ़िलहाल भारत में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन 1967 में इंडिया ने अपनी ऑलरेडी एक इंडिजिनसली डिज़ाइन, जो इंडिया में ही डिज़ाइन की गई और बनाई गई और सर्विस में लाई गई गन, जो आपके सामने यहाँ डिस्प्लेड है, जिसका नाम है 75/24 mm हाउइट्ज़र। ये ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह थे, जिनका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका एक मूर्ति लगी है। ये उसी इस चीज़ को शो करने के लिए कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी हमेशा से ही आर्टिलरी के हर पहलू इंक्लूडिंग रिसर्च, सिर्फ ट्रेनिंग, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी ट्रेनिंग के बारे में है, बट वो बस एक पहलू है। बाकी रिसर्च, डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी के बारे में सोचना और युद्ध में आर्टिलरी का किस भाव स्वभाव से कार्यरत रहेगी, वो भी स्कूल ऑफ आर्टिलरी का ही दारोमदार में आता है। और इसका नाम है रुद्रनाद। अगर आप ढूंढें तो मतलब शिव जी का जो रौद्र रूप, उनका रुद्र वाला अवतार, उसमें उसका नाद वैसा, क्योंकि वो आर्टिलरी की गर्जना वैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली सही पकड़ा है। यहाँ देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस में हफ्ते में कम से कम 5 दिन लगातार फायरिंग होती है, तो उसी से इस नाम की प्रेरणा हमने ली कि जिस तरह भगवान शिव जी के रुद्र रूप की जो नाद थी, जो काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें कि दुश्मनों के मन में भय पैदा करने में, सेम उसी तरह से भारतीय आर्टिलरी या किसी भी आर्टिलरी की जो तोपखाने की आवाज़ है वो दुश्मन को थर्रा देती है। तो उसी तर्ज पर हमने इस म्यूज़ियम का नाम फिर रुद्रनाद म्यूज़ियम रखा है। यहाँ आसपास बहुत टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, नासिक पास में है, त्र्यंबकेश्वर में दर्शन के लिए लोग आते हैं, पंचवटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में आएँ तो आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर होकर आएँ, क्योंकि आपको न सिर्फ देवलाली का इतिहास बल्कि भारतीय सेना की इस आर्टिलरी यानी तोपखाने का इतिहास आपको यहाँ पर पूरी तरीके से, और आपको समय लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारीकी से हर एक चीज को यहाँ पर लिखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात स्पष्ट रही कि युद्ध में ताकतवर रहने के लिए हमें समय और तकनीक के साथ कदम ताल करना होगा, और आज के हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख रही है। आज हिंदुस्तान की तोपें जहां दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराती हैं, वहीं विकास के पथ पर अग्रसर देश के जज्बे और जुनून की मुकम्मल कहानी भी बयां कर रही हैं। 15 अगस्त को लाल किले से दुनिया एक बार फिर भारत की उस कहानी को साकार होते देखेगी। देवलाली से श्वेता सिंह और दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।